ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन, जब 4 परिवार के सदस्य एक खतरनाक गुफा डाइविंग एडवेंचर पर निकले, लेकिन सिर्फ एक ही वापस लौटा। ये कहानी है द शाफ्ट डाइविंग ट्रेजेडी की। क्रिस्टीन मिलेट, जो सिर्फ 19 साल की थी, एक अद्भुत प्रतिभा थी। उसने लगभग 15 साल की उम्र से ही गहराई में डाइविंग करनी शुरू कर दी थी। उसके पिता एक पेशेवर डाइवर थे और उन्होंने अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही पानी और डाइविंग में माहिर बनाया था। क्रिस्टीन, स्टीवन और ग्लेन तीनों ही स्कूबा डाइविंग के असली एक्सपर्ट्स थे। 1773 की बसंत ऋतु में इन तीनों ने सबसे ऊंची स्कूबा क्वालिफिकेशन हासिल कर ली थी और क्रिस्टीन उस समय न्यू साउथ वेल्स स्कूबा चैंपियन थी। इनकी टीम इतनी कुशल थी कि हर डाइविंग एक्सपीडिशन में इनकी मौजूदगी बेहद खास मानी जाती थी। इनके साथ उनके कजिन जॉन बॉकमैन भी डाइविंग में शामिल थे। हालांकि जॉन सिर्फ 4 साल के अनुभव के साथ इस ग्रुप में सबसे कम अनुभवी थे। 28 मई 1773 को 9 लोगों का एक ग्रुप माउंट गैम्बियर के शाफ्ट सिंकहोल में 2 दिन के डाइविंग एडवेंचर पर निकला। ये सिंकहोल अपने आप में अनोखा था। जमीन पर एक छोटा सा छेद जो एक विशाल गुफा के ऊपर खुला था। इस छेद को इतना चौड़ा किया गया था कि एक व्यक्ति को रस्सी के सहारे नीचे उतारा जा सके। जब आप इस घास से ढके छेद के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह 20 फीट नीचे एक झील के सतह पर खुलता है। दिखने में यह छेद साधारण सा लगता है, लेकिन इसके अंदर एक फुटबॉल ग्राउंड के आकार की पानी से भरी गुफा मौजूद है। साफ मौसम में इस छेद से आने वाली रोशनी सीधे गुफा के तल तक पहुंचती थी। ये रोशनी 120 फीट नीचे चट्टानों के ढेर पर खत्म होती थी। गुफा में मौजूद चट्टानों का यह ढेर असल में उन पत्थरों का जमावड़ा था जो जमीन के मालिकों ने इस गड्ढे को भरने की कोशिश में फेंके थे। हालांकि पत्थरों की संख्या ने गुफा की विशालता का पता दिया। डाइवर्स हमेशा गुफा के प्रवेश द्वार से आने वाली रोशनी को नॉर्थ स्टार की तरह इस्तेमाल करते थे, जिससे वे गुफा के भीतर अपनी दिशा तय कर सके। जब तक आप गुफा के दोनों तरफ मौजूद टनल्स में प्रवेश नहीं करते, इस रोशनी को देखा जा सकता था। पहले दिन इस ग्रुप के 9 सदस्यों ने प्रवेश द्वार से चट्टानों के ढेर तक एक रस्सी लगाई। यह रस्सी उनकी सुरक्षा और दिशा के लिए बेहद अहम थी। 8 गोताखोरों ने मुख्य गुफा के आसपास अपनी खोज शुरू की। उन्होंने करीब आधे कमरे तक पहुंचने के बाद अपना पहला दिन समाप्त कर दिया। 9वां गोताखोर सतह पर रहा ताकि सभी की सुरक्षा और उपकरणों की आपूर्ति संभाली जा सके। रॉबर्ट स्मिथ, जो डाइविंग क्लब के अध्यक्ष थे, इस शाफ्ट में पहले भी 20 से ज्यादा बार जा चुके थे। उन्हें उस गुफा की संरचना से पूरी तरह से परिचित होने का आत्मविश्वास था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्रिस्टीन अगले दिन के लिए क्या योजना बना रही थी। पहले दिन सभी ने 200 फीट की गहराई तक जाने की सहमति दी थी। यह सीमा उन्हें मुख्य गुफा में ही बनाए रखती और ऊपर का छेद एक मार्गदर्शक के रूप में दिखता रहता। किसी ने भी कोई आधिकारिक समूह योजना या दिशा निर्देश नहीं बनाए थे। साथ ही एक नेता या बड़ी सिस्टम की अनुपस्थिति ने इसे थोड़ा असंगठित बना दिया। दूसरे दिन क्रिस्टीन, स्टीवन, जॉन और चौथे गोताखोर गॉर्डन रॉबर्ट्स ने गुफा के पश्चिमी किनारे पर एक सुरंग में जाने और 250 फीट की गहराई तक पहुंचने की योजना बनाई। उनकी योजना तेजी से नीचे जाकर तुरंत ऊपर आने की थी, बिना उस गहराई पर ज्यादा समय बिताए। उनका उद्देश्य नया रिकॉर्ड बनाना था। यह 1973 की बात थी, जब स्कूबा डाइविंग अभी भी नियमित वायु सिलेंडरों पर की जाती थी। मिश्रित गैसें और तकनीकी डाइविंग का विज्ञान अभी स्थापित नहीं हुआ था। स्कूबा गोताखोरों की गहराई सीमित थी, क्योंकि नाइट्रोजन नार्कोसिस एक बड़ी चुनौती थी। ये गोताखोर अपने व्यक्तिगत और भौतिक दोनों सीमाओं का परीक्षण कर रहे थे। दुर्भाग्य से गुफा डाइविंग की चुनौतियां खुले पानी की डाइविंग से बिल्कुल अलग होती हैं। क्रिस्टीन, जॉन, स्टीवन और गॉर्डन सभी इन सीमाओं का सामना करने वाले थे। बाकी 4 गोताखोर ग्लेन, रॉबर्ट, लैरी और पीटर ने अपनी गवाही दी कि उन्होंने उस दिन क्या देखा और समझा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। समूह ने पानी में प्रवेश किया और चट्टानों के ढेर से आगे बढ़ते हुए कमरे के फर्श तक जल्दी ही गोता लगाया। लेकिन ज्यादा गहराई पर जाते ही रॉबर्ट को नाइट्रोजन नार्कोसिस के लक्षण महसूस होने लगे। एक अनुभवी गोताखोर होने के नाते उन्होंने तुरंत इसे पहचान लिया और खुद को सुरक्षित गहराई पर वापस ले गए।
गहराई बढ़ने पर दबाव के कारण वायु में मौजूद नाइट्रोजन रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है। इसका नशीला प्रभाव शराब के नशे जैसा होता है, जो 200 फीट पानी के नीचे की सुरंग में डाइविंग के दौरान बेहद खतरनाक हो सकता है। बेस के आसपास थोड़ा समय बिताने के बाद ग्लेन ने महसूस किया कि उसका समय लगभग पूरा हो चुका है। वह अपनी बहन और बाकी गोताखोरों के ठीक पीछे था। उसने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की ताकि उसे यह बता सके कि अब सतह की ओर बढ़ने का समय हो गया है। लेकिन ठीक उसी समय जब उसका हाथ उसकी बहन की पीठ को छूने ही वाला था, उसने देखा कि वह और बाकी गोताखोर किनारे के पास से नीचे की ओर झुकते हुए सुरंग में चले गए। ग्लेन को ज्यादा चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसे लगा कि वे बस सुरंग का एक त्वरित निरीक्षण कर रहे हैं और जल्द ही वापस लौट आएंगे। जैसे जैसे गोताखोर अपने अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहे थे, उनमें से कुछ सतह की ओर लौटने लगे। वापसी के दौरान कुछ गोताखोरों ने डिकम्प्रेशन स्टॉप्स भी किए और एक एक करके सतह पर पहुंच गए। लेकिन एक अजीब बात हुई, सतह पर सिर्फ 4 गोताखोर ही वापस आए। एक एक मिनट बीतने के साथ यह चिंता बढ़ने लगी। सभी गोताखोरों के पास शुरुआत में समान मात्रा में हवा थी और समय भी लगभग खत्म हो रहा था। तब कुछ गोताखोर वापस नीचे गए, ये देखने के लिए कि बाकी कहाँ हैं। उन्होंने उस किनारे के पास भी खोजबीन की जहां से बाकी गोताखोर नीचे गए थे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ स्टीवन का कैमरा और फ्लैशलाइट दिखाई दिए जो नीचे की सतह पर पड़े थे। ये एक ऐसा अविश्वसनीय मंजर था जिसे सच मानना मुश्किल था। सभी को उम्मीद थी कि शायद कहीं हवा का कोई फंसा हुआ पॉकेट हो या कोई और तरीका जिससे वे लोग अब भी जीवित हो सकते हो। जब क्रिस्टीन और बाकी गोताखोर उस अंधेरे खाई के किनारे तक पहुंचे तो वे कुछ पल रुके। उन्हें अपनी स्थिति का आकलन करना था। क्रिस्टीन जानती थी कि इस गहराई पर ज्यादा समय बिताना बेहद जोखिम भरा होगा। उसे तुरंत नीचे जाकर वापस लौटना था, क्योंकि इस गहराई पर सामान्य हवा में सांस लेना खतरनाक हो सकता था। क्रिस्टीन को पता था कि अगर नाइट्रोजन नार्कोसिस के शुरुआती संकेत महसूस भी हों तो उसे शांत और केंद्रित रहना होगा। वह अपनी सांस को धीमा और मापा हुआ रखकर स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही थी। इस गहराई पर हवा इतनी अधिक संकुचित हो जाती है कि हर सांस सतह पर ली गई हवा से 7 गुना ज्यादा इस्तेमाल होती है। हालात चाहे कितने भी अनुकूल होते, उसकी हवा कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती। वो अपने भाई और कजिन के साथ थी और उसे पूरा यकीन था कि उनकी टीम में इतनी काबिलियत है कि वे 250 फीट की गहराई का रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं। उन्हें सुरंग की गहराइयों में उतरते हुए देखा गया, जो लगभग 200 फीट की गहराई से शुरू हुई। 250 फीट तक पहुंचने के लिए उन्हें सुरंग के संकरे रास्ते में 300 फीट की दूरी तय करनी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हर गोताखोर अपनी अलग ही घबराहट महसूस कर रहा था। उनकी ऑक्सीजन खतरनाक रूप से कम हो रही थी और नाइट्रोजन नार्कोसिस का असर भी महसूस हो रहा था। लेकिन ये दोनों समस्याएं असली चुनौती नहीं थी। असली मुसीबत थी गाद। यह समस्या उनके अनुभव से परे थी। इतनी संकरी जगह में 4 गोताखोरों ने सालों से जमी गाद को इस कदर उड़ा दिया कि वह रेत के बवंडर की तरह छा गई। यह गाद कई घंटों या शायद दिनों तक शांत नहीं हो सकती थी। इसके कारण दृश्यता इतनी कम हो गई थी कि एक हाथ की दूरी पर भी कुछ नहीं दिख रहा था। यही वह घातक मोड़ था। बिना गाइडलाइन के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन था। क्रिस्टीन ने अपनी ऑक्सीजन की जांच की और समझ लिया कि वह 250 फीट तक नहीं जा पाएगी। वापस लौटना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना नहीं था। गाद के बादल से होकर वापस जाना और यह पता लगाना कि कौन सा रास्ता चट्टानों के ढेर और छत के छेद तक ले जाएगा बेहद मुश्किल था। उस सुरंग में जहां दिन में भी रोशनी का पता नहीं चलता, वह पूरी तरह भटक चुकी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन वो चट्टानों से टकरा गए। ये दीवार थी या फर्श पर पड़ी कोई चट्टान, यह तय करना नामुमकिन था। गाद ने पूरे रास्ते को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसकी ऑक्सीजन खतरनाक रूप से खत्म हो रही थी और उसे पता था कि अगर तुरंत सही रास्ता नहीं मिला तो सतह तक लौटना नामुमकिन हो जाएगा। रास्ता ढूंढने की कोशिश में उसने छत की ओर तैरने की कोशिश की ताकि गाद से बच सके। गॉर्डन भी यही कर रहा था। दोनों सुरंग में छत की ओर तैर रहे थे। उनकी फ्लैश लाइट्स तेजी से ऊपर नीचे और आगे पीछे घूम रही थीं, इस उम्मीद में कि कोई संकेत मिलेगा जो सही दिशा दिखा सके। लेकिन उस गहरे अंधेरे में हर दिशा एक जैसी लग रही थी।
उस सुरंग में कोई तरीका नहीं था जिससे वे पूर्व और पश्चिम का फर्क समझ सके। उन्हें बस इतना पता था कि वे सुरंग के ऊपरी हिस्से में थे, क्योंकि बुलबुले छत की कई दरारों में इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन इतने बुलबुले उनकी जान बचाने के लिए काफी नहीं थे। उनकी हड़बड़ी और घबराहट में की गई कोशिशों ने बची हुई ऑक्सीजन तेजी से खत्म कर दी। अफसोस की बात यह थी कि वे इस गुंबद से कभी बाहर नहीं निकल पाए। ऑक्सीजन खत्म होने पर वे हाइपोक्सिक हो गए और आखिरकार सुरंग की तलहटी में डूब गए। इस दौरान जॉन को देखा गया कि वह तेजी से तैरते हुए सुरंग के अंदर गलत दिशा में आगे बढ़ रहा था। ये साफ था कि वह नाइट्रोजन नारकोसिस के प्रभाव में था और गहराई की ओर बढ़ता जा रहा था। वहीं स्टीवन ने भी वापस मुड़ने की कोशिश की, लेकिन वह क्रिस्टीन और गॉर्डन से थोड़ा आगे था। उसकी भी ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और वह खुद को ठीक से संभालने में असमर्थ था। गंदे और धुंधले पानी में बिना गाइडलाइन के दिशा ढूंढना नामुमकिन था। बाद में स्टीवन को उसकी बॉयंसी वेस्टफुली इन्फ्लेटेड हालत में पाया गया। ये उसकी आखिरी कोशिश थी जिससे वह सतह तक पहुंच सके, लेकिन अफसोस वह चट्टानों की उभरी हुई संरचना में फंस गया और सतह तक कभी नहीं पहुंच पाया। बचे हुए गोताखोरों और पुलिस ने मिलकर गुमशुदा गोताखोरों को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन चारों को बाहर लाने में पूरे 11 महीने लग गए। ये यकीन करना बेहद मुश्किल था कि इतने अच्छे प्रशिक्षित गोताखोर एक सिंक होल में अपनी जान गंवा देंगे। इस दुखद हादसे के बाद गुफा गोताखोरी के लिए नए मानक स्थापित किए गए। गुफा में गोताखोरी और खुले पानी में गोताखोरी के बीच के बड़े फर्क को समझना जरूरी माना गया। वर्तमान में जो मानक बनाए गए हैं वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी गोताखोर गुफा डाइविंग का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। एक लीडर को डाइव प्लान बनाना होगा, गोताखोरों को जोड़ी में काम करना होगा, गहराई पर सुरक्षा गोताखोर तैनात किए जाएंगे और मार्गदर्शक रस्सियां पहले ही बिछाई जाएंगी। इसके अलावा अतिरिक्त ऑक्सीजन टैंक और मिक्स गैस का उपयोग किया जाएगा ताकि नाइट्रोजन नारकोसिस को रोका जा सके। ये सारे नियम इस घटना के बाद ही लागू किए गए और इस त्रासदी का हिस्सा बन गए। लेकिन गुफा गोताखोरी का जोखिम भरा शौक एक बार फिर से कुछ कीमती जिंदगियों को अनहोनी में लील गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस अहम संदेश को समझ सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।